हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो फिजिक्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो फिजिक्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देखते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री और जो मैथ है, जो लेवल है वह 11th-12th का लेवल का जो है लगभग 80 से 90% क्वेश्चन पूछ दिया गया था। बाकी जो फिजिक्स है वह 10th बेसिस पर पूछा गया था, जो कि सिलेबस के अनुसार पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स ही सबसे आसान पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ऑप्शन ए में दिया बोथ कनकेव बोथ कन्वेक्स। द मिरर इज कनकेव एंड लेंस इज कन्वेक्स। मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कनकेव। इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब एक गोलाकार दर्पण है, और एक पतला गोलाकार लेंस की फोकस जो लंबाई वह -15 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि जो दर्पण और लेंस होगा, मिरर और जो लेंस होगा वह किस प्रकार का होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक कनकेव मिरर है, ठीक है। और कनकेव मिरर में जो लेफ्ट साइड होता है वह फोकस होता है। तो जो फोकस का जो लेंथ होगा वो फोकल लेंथ होगा, लेफ्ट साइड में जो भी होता है वह नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो मिरर होगा वह हमारा क्या होगा, नेगेटिव दिया हुआ है, तो वह कनकेव होगा। तो कन्फर्म पता चल गया कि जो मिरर होगा वह कनकेव होगा। अब लेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेंस जो है, लेंस टू टाइप से जो होता है, एक हो गया हमारा कनकेव लेंस और एक हो गया कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में जो है वह राइट साइड में इसका फोकस होता है, और इसका जो कनकेव का जो फोकस होता है वह लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका लेंथ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बहुत कनकेव हो जाएगा, कि हमारा जो मिरर भी कनकेव होगा और लेंस भी क्या होगा, कनकेव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों अवतल होगा, ठीक है। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में बताएंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल से पूछा गया क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। अब इसमें मैग्नीफिकेशन पूछा गया है, और देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि एक कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है हम लोग के पास, ये एक कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। और इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, पहले समझा देते हैं। ये हो गया फोकस। तो हम लोग के पास फोकल लेंथ दिया हुआ था, फोकल लेंथ राइट साइड में है, तो इसका मतलब एफ जो होगा वह +15 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है हम लोग के पास कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू जो है वह 10, तो यू हमेशा माइनस में होता है, और एफ हम लोग अभी देखें वह +15 में है। और हम लोग के पास निकालना क्या है कि मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को एम बोलते हैं। एम इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u। तो हम लोग के पास यू और एफ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के पास भी है नहीं, यू तो हम लोग के पास दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करेंगे, जो मिरर फार्मूला होता है उससे हम लोग निकाल लेंगे
भी का वैल्यू और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। चलिए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू हो जाएगा 15। जब ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और हम लोग के पास 1/15 और प्लस 1/10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग के पास 30 हो जाएगा और ये 2 और ये +3, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो जो यू भी का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास वो क्या हो जाएगा, +6 आएगा। ठीक है, और यू का वैल्यू हम लोग के पास -10 दिया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा वो -v/u हो जाएगा और -v तो -6 और -10, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6। तो 0.6 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है सेट डी का है। तो अगर किसी को ए बी सी सेट में अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन मिलेगा तो ये सेट डी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ़ एन रजिस्टर each resistance are connected in parallel combination then their equivalent resistance। बोला जा रहा है कि टोटल रजिस्टर हम लोग के पास n है और प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो R दिया हुआ और सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो पैरेलल कम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल में क्या होता है कि 1/R प्लस 1/R1 R2 R3 इस तरह से चलते जाएगा। तो हम लोग के पास टोटल n रजिस्टर है तो इसको हम लोग अगर R मान लेंगे, सारा का दिया हुआ R, तो R अगर मानेंगे और RP हम लोग का पैरेलल निकालना है तो ये R क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। टोटल हम लोग के पास रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए एक फिगर से एक क्वेश्चन दिया था, पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट सो इन द फिगर। एक फिगर दिया हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पूछा है कि क्या होगा इस फिगर में, जो हम लोग के पास ये फिगर दिया हुआ है। हिंदी से अगर देखा जाए तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह राइट साइड में है और इलेक्ट्रॉन जो है नीचे दिया हुआ। तो इसका जो बल की दिशा होगी, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह इनटू द प्लेन ऑन दी पेपर हो जाएगा। मतलब ये अंदर की तरफ लगेगा, मतलब ये जो प्लेन दिया हुआ है उसके भीतर लगेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन से ही पूछा गया क्वेश्चन है कि द फेनोमिनन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हिंदी से इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना ही क्या होता है, हमारा चुंबकीय प्रेरण की परिघटना से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होगा।
अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा या समुत्तल होगा। यहाँ पूछा द टाइप ऑफ मिरर यूज डेंटिस्ट सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव। जो अवतल दर्पण होता है रोगियों को दांत, कान, नाक, आँख सभी के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक पूछा गया था न्यूमेरिकल्स से और अच्छा न्यूमेरिकल्स था। पूछा गया है कि ए स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस ये होता है, ठीक है। और क्या क्या, ही प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू कितना दिया, 60। तो ये हम लोग जानते हैं कि इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यू इक्वल टू -60 हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ द फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो ये लेंस के इस साइड में जो है बन रहा है, लेंस का बिहाइंड, जिसको बोला गया है पीछे, लेंस का पीछे जो है कितना डिस्टेंस पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि राइट साइड में कुछ ही बनता है तो वह प्लस होता है। तो हम लोग के पास यू और भी मिल गया, तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस निकालने हो रहा है, पी निकालने हो, और हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और हम लोग के पास दिया क्या है कि यू इक्वल टू -60 और भी इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस में। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डबल डबल फार्मूला का यूज करके पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले एफ निकालना होगा और लेंस का फार्मूला से एफ निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ निकालेंगे, जानते हैं 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v -1/u। यहाँ प्लस कर देंगे तो मिरर फार्मूला हो जाएगा। तो 1/v कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, 1/30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू के जगह में दिया हुआ है 60। और अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 60, 3 to 2 + 1 हो जाएगा 3/60, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हम लोग के पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा इससे पहले। तो हम लोग सबसे पहले पी इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 1/f होता है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर करेंगे, तो इसको काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर, क्योंकि डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 5 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है स्विमिंग पूल एपियर टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इज, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बोला जा रहा है स्विमिंग पूल में जो पानी रहता है वह जो कम गहरा दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे स्विमिंग पूल में अगर पानी यहाँ है तो ऊपर से देखने पर लगता है कि थोड़ा ऊपर में है, तो ये किस कारण से होता है। तो ये जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रसारित होता है तो कौन सा रंग ज़्यादा अपरिवर्तित होती है, अपवर्तित क्या होता है। व्हिच कलर इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट व्हेन द व्हाइट लाइट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए प्रिज्म। बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म है, उसमें से अगर कोई व्हाइट लाइट अगर किया जा रहा है तो कौन सा सबसे अधिक डिप्रेस होगा, ठीक है। तो सबसे जो नीचे होता है वह वॉलेट होता है, सबसे ऊपर में क्या होता है, रेड होता है। तो वॉलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नारंगी, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नारंगी मतलब वॉलेट, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा, बाकी रेड कलर जो है सबसे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक न्यूमेरिकल से पूछा गया था। पूछा गया है कि वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए कंडक्टिंग वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट।
बोला जा रहा है एक चालक के तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश गतिमान करने के लिए 14 जूल मतलब 14 जूल का कार्य किया जा रहा है। दोनों बिंदुओं के विभवांतर क्या होगा। देखिए क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो कार्य किया जाता है, जो आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है उसी को विभवांतर बोलते हैं। V = W/Q होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 14 जूल वर्क किया जा रहा है, मतलब 14 जूल वर्क किया जा रहा है और कितना चार्ज को 2 कूलम, और इसको डायरेक्टली हम लोग काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पूछा है कि एक करंट थ्रू ए हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। पूछा जा रहा है कि एक जो है करंट थ्रू ए हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्लो ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन। तो पावर लाइन क्या होगा, ये हिंदी से बता देते हैं कि विद्युत ऊर्जा की क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। तो पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए ये एक लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र पर किसी बिंदु पर उस वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जब डायरेक्शन होगा इधर से इधर, तो हम लोग जानते हैं राइट हैंड थम्स रूल के अनुसार अगर लगाएंगे तो हमारा जो नॉर्थ और साउथ है वह घूमेगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, उस डायरेक्शन में उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट is 0, increase as we move toward its end, decrease as we move toward its end, and the same at all point। बोला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए ये जो सारा पॉइंट पर समान होता है, इज द सेम एट द ऑल पॉइंट। हिंदी से अगर पूछा जाए कि पूछा गया है कि सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या, तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से एक क्वेश्चन पूछा है। पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्थ फिंगर इज पॉइंटेड टूवर्ड। फोर्थ फिंगर जो है किस पॉइंट को दर्शाता है, मतलब डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी का जो अंगुली होता है, फोर फिंगर का जो अंगुली होता है वह किस दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है, किस डायरेक्शन की ओर बताता है। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की ओर बताता है। ठीक, तो और याद रखिए थम्स जो अंगूठा होता है, थंब जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट नहीं, बल की दिशा को दर्शाता है। इसमें गलत हो गया, ये जो है फोर्स को बताता है और ये मोशन और फोर्स दोनों एक ही है, और जो मिडिल फिंगर होता है वह करंट को बताता है। ठीक है, याद रखिए ये दोनों एक ही है, जो थंब को बताता है मतलब अंगूठा को बताता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वह तर्जनी को बताता है, और धारा क्या बताता है, वह मिडिल फिंगर को बताता है, मध्यमा को बताता है। ये तीनों याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द presence of a current
इन ए सर्किट। बोला वह युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को बताता है वह है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग करंट पता लगा सकते हैं कि उसमें किसी भी वायर में करंट है या नहीं है। ठीक है, अगर नापने वाला यंत्र का नाम पूछा जाता तो वह एमीटर हो जाता है कि धारा को एमीटर से मापते हैं और वोल्ट को विभवांतर से मापते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिस फेनोमिनन अंडर द वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो आधारभूत परिघटना होता है, जो कार्य होता है, वह कैसे होता है? एक विद्युत जनित के कार्य करने की आधारभूत परिघटना क्या होती है? तो हम लोग इसको जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी होता है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम जो लेंथ होता है, दूरी होता है, वह तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है। ठीक है, याद रखना है। अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस काउजेज बाय द एक्शन ऑफ द, क्या होता है? तो ये जो होता है सिलियरी मसल्स होता है। एक नेत्र की फोकस की लंबाई में परिवर्तन की गतिविधियां किस कारण से होती है ना? सिलियरी मसल्स के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड अपॉन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से कि एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर होती है? तो याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है, वह मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये दो चीज़ पर डिपेंड होता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है, बाकी लंबाई, मोटाई और आकार पर जो है ये डिपेंड नहीं होता है। लेंथ पर, थिकनेस पर, शेप पर ये डिपेंड नहीं होता है। किस पर डिपेंड करता है? केवल मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक ग्राफ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है VI ग्राफ, इसमें बताना है कि प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा इस ग्राफ के अनुसार। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे V जो है यहाँ 3 दिया है और I कितना दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 3/5। फिर यहाँ देखेंगे आगे अगर जाएंगे तो ये 6 दिया हुआ है, 6/10। तो 6/10 को अगर काटेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हो रहा है 3/5। अगर यहाँ देखेंगे 9 और 15 को देखेंगे तो इसमें भी आएगा 3/5। तो सब में देखेंगे 3/5 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओम के नियम से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a soft iron bar is introduced inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside a solenoid is, क्या हो जाएगा? पूरा एक मृदु लो छड़ को विद्युत बाही परिनालिका में रखा जाता है, तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? परिनालिका के अंदर जब रखते हैं हम लोग इसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसी को हम लोग जब सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर में रखा जाता है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बढ़ जाता है, मतलब ये इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करने के बाद यही चीज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन ये चुंबक बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। इसी विधि से हम लोग चुंबक बनाते हैं सॉफ्ट आयरन को। याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वह बढ़ जाएगा और इसके अंदर में डाल करके हम लोग सॉफ्ट आयरन को
क्या बनाते हैं ना, चुंबक बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर विल इंक्रीज मतलब बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ़ द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक वायर इज डबल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टिविटी नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता नहीं पूछा है, याद रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो, देखिए इस क्वेश्चन में ए के बारे में कुछ नहीं बोला, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एरिया इसका मतलब हम लोग के पास सेम है। तो रो और एल जो है डबल किया जा रहा है, तो 2L हो जाएगा और ए आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या आ रहा है कि आर जो है वह 2 इंटू रो एल बाय ए आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला का क्या आ रहा है, 2 गुना ही आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डबल हो जाएगा। अगर किसी वायर को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट नहीं होता है। देखिए स्टील, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों जो है मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और तीनों जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। केवल क्या है, ब्रास, पीतल जो है ये अट्रैक्ट नहीं होगा और इसका करेक्ट आंसर हमारा ब्रास ही हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, जो चुंबक जो है आकर्षित नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस की लंबाई कितना। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू जो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और निकालना क्या है, फोकस, एफ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाय 2 होता है। तो ये 32/2 हो जाएगा और ये 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में है 16, यहाँ डी मिट गया है, ऑप्शन 16 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज मेक ए लेंस, पर कौन सा मटेरियल जो है लेंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। देखिए लेंस का यूज करने के लिए जो परावर्तक चीज़ होता है, मतलब एक से दूसरे साइड में हम लोग जो उसको देख सकते हैं, उसी से हम लोग यूज करते हैं लेंस बनाने के लिए। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वाटर, वाटर से भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, ग्लास से भी देख सकते हैं, प्लास्टिक से भी देख सकते हैं। एक क्ले जो मिट्टी होता है उससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते, यह परावर्तक है। तो इसी कारण से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी का यूज़ करके हम लोग जो है ऑप्शन डी का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, ठीक है। मिट्टी जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंस को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताना है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, सोलर जो भट्टी है वहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है हमारा सौर भट्टी में। चलिए ये 25 क्वेश्चन था हम लोग के पास, बाकी जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण से नेक्स्ट जो है पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल सकते हैं कि जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वह जो है वह आसानी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो है मैथ जो है वह 11 और 12 का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, और केमिस्ट्री का भी जो है 11 और 12 का क्वेश्चन जो है लगभग 50% पूछ दिया गया था। बाकी फिजिक्स का जो है वह 10th बेसिस पर ही सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे वीडियो में। और अगर कोई किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन क्लास जो है 17 मार्च से स्टार्ट होगी मॉर्निंग में 8 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी को अगर पॉलिटेक्निक का क्लास करना है तो। चलिए धन्यवाद।